नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मेरे बारे में अधिक जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में और भी जो हमारे प्लेलिस्ट है वीडियोस की वो भी आपको मिल जाएँगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 7 क्लास 7 के साइंस एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 3 को, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक। कुछ ऐसा ही चैप्टर हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, तो हमारी क्लास 6 की प्लेलिस्ट है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। ये उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं दी है, यहाँ कुछ दूसरी चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज़ देखेंगे और एमसीक्यूज़ के थ्रू ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है द रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, मतलब रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना क्या कहा जाता है? तो इसे ककून नहीं कहते हैं। अब जैसे मैं दिखा देता हूँ कि जब रेशम पालन जो जो होता है, उसमें रेशम के जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं रेशम के, वो इस तरह के कुछ कीट नहीं, मतलब फतिंगे होते हैं रेशम के, तो वो इस तरह के अंडे देते हैं और अंडे से ये कीट निकलते हैं और फिर जिसे लार्वा भी कहते हैं और उसके बाद ये इस तरह का एक ककून बनाते हैं, जिसे हम ककून कहते हैं। हम इस वीडियो के बाद आपको दिखाएँगे ककून कैसे बनता है, एक वीडियो से ही दिखाएँगे और उसके बाद इससे निकलते हैं ये फतिंगे। यहीं बड़े होकर यहीं जो है मैच्योर होकर प्रजनन करते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा जो आंसर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया वो है कि रेशम के पालने को क्या कहते हैं? तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। अब हिंदी में इसका कोई स्पेशल टर्म नहीं है, इसको हिंदी में अगर बोले तो सेरीकल्चर का मतलब भी होता है रेशम को कीटों को पालना, ठीक? तो हर हिन इंग्लिश का आपको हिंदी वर्ड नहीं मिलेगा और विशेष रूप से साइंस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जब आप साइंस की हिंदी किताब पढ़िएगा तो बहुत सारे जो मुख्य शब्द हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश में ही रहेंगे, भले वो हिंदी में लिखे हों। तो देखिए आपकी ककून कैसे बनता है, आप थोड़ा इस वीडियो को देख लें, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए ये ककून बना कैसे। तो इस तरह से जो रेशम के कीट है, जो लार्वा जब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, वो पत्तों को खाते-खाते वो लगातार पत्तों को खाते रहते हैं और वो इस तरह से बन जाते हैं। तो इस तरह से बनने के बाद ये सब बनाने लगते हैं रेशम के कीट, रेशम के ये धागे, एक तरह से फाइबर इसको बोलते हैं, रेशे आप बोल सकते हैं, रेशम के रेशे बनाते हैं। जब ये बनाते हैं तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन जब ये सूख जाते हैं तो ये स्टील के तार से भी काफ़ी मजबूत होते हैं और ये जो आप देख रहे हैं प्रक्रिया, ये इतनी स्पीड नहीं होती, ये इतना तेज़ नहीं होता है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसको बहुत फ़ास्ट किया गया है, तो वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहीं जब ये बनाते-बनाते सॉरी, एक ककून बना देते हैं जिसको बाद में प्रोसेस करके रेशम के धागों को निकाला जाता है। इस रेशम के रेशे को निकाल के फिर उनसे धागा बनाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिल्क, मतलब इनमें से कौन सा सिल्क का एक प्रकार नहीं है? तो आप जान लें कि एनसीईआरटी किताब में ये 4 प्रकार के सिल्कों का रेशम के प्रकार का वर्णन किया गया है, जिसमें टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम या शहतूत रेशम कहते हैं। सिल्क को ही रेशम कहते हैं, अगर आप भूल गए हो इन ट्रांसलेशन तो। तो तसर स तो ये 4 प्रकार के होते हैं और ये मोथ सिल्क नहीं होते हैं, क्योंकि मोथ जो फतिंगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं, तो वो कोई सिल्क नहीं होता है। तो ये 4 प्रकार के सिल्क होते हैं, जिसमें मलबरी सिल्क या शहतूत रेशम ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं। तो मोथ सिल्क हो जो है वो कोई सिल्क का टाइप नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा मोथ। तो पहली बार अगली अगले प्रश्न को देखते हैं। पहली वांटेड टू बाय ए गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर, यानी पहली एक गिफ्ट खरीदना चाहती है जो पशुओं के फाइबर से, जंतुओं के फाइबर से, रेशों से बना हो। ऑब्टेन विदाउट किलिंग द एनिमल, जो बिना जंतु को मारे बना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग
वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय? तो उसके लिए इनमें से कौन सा सबसे सही गिफ्ट होगा? अगर वो बिना किसी जंतु को मारे एक ऐसा गिफ्ट लेना चाहती है फाइबर का, रेशो का, तो वो कौन सा गिफ्ट लेना उसके लिए सही होगा? तो वूलन शॉल हो सकता है क्या? तो ऊन जो बनता है वो भेड़ के, बकरी के, या ऐसे ही कुछ जानवर होते हैं जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, ऊँट होते हैं, तो उनके रेशों से ये ऊन बनता है। तो उसके लिए उनको मारना नहीं होता है। उस उनके लिए क्या करता है, उनके बाल छील दिए जाते हैं, जैसे हमारे बाल छीलने पर हमें कोई कष्ट नहीं होता है, उन्हें भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो इसमें उसे मारा नहीं जाता है, तो आप ये कह सकते हैं, ये उत्तर हो सकता है। और सिल्क स्कार्फ, रेशम का दुपट्टा, तो रेशम का दुपट्टा देने के लिए आप, अब सिल्क जो बनता है उसमें बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं, क्योंकि उनको मैच्योर होने से पहले ही प्रोसेस करना पड़ता है, तो उनको निकालने के बाद, ककून में से निकालने के बाद वो मर जाते हैं। एनिमल फर कैप, तो जंतुओं के फर जो होते हैं, उसकी जो टोपी बनी होती है, तो उसमें फर लगा हुआ होता है, तो वो भी चमड़े को उनके छीलकर ही बनाया जाता है, तो उसमें भी जंतु की मृत्यु हो जाती है। और लेदर जैकेट, अब चमड़ा निकालने के बाद तो मृत्यु हो ही जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऊनी चादर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेशम के रेशे को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, भेड़ के बाल से बिल्कुल नहीं, रुई की गोले नहीं, कॉटन बॉल से नहीं किया जाता है, कोकून से किया जाता है, हाँ कोकून से किया जाता है, चमकीले जूट के डंठल से किया जाता है, नहीं, जूट के पेड़ होते हैं उनके डंठल से तो नहीं हो सकता है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए ककून। ये देखिए, ये ककून है। तो ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कॉटन बॉल की तरह लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि रुई का कोई गोला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ककून है, जो हम आपको दिखा चुके हैं कि ककून कैसे बनता है। तो यही ककून होते हैं जहाँ से रेशम के रेशों को प्राप्त किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऊन के रेशों को इनमें से किससे प्राप्त नहीं किया जाता है? सॉरी, यहाँ ऊनी के रेशो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ऊनी रेशो होगा। तो वुड फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? बकरी से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये एक प्रकार की बकरी होती है जिसे अंगोरा कहते हैं। ये तो इनके लंबे लंबे बाल होते हैं, तो इनसे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। और लामा जो होता है वो अमेरिका में पाया जाता है, वो शायद संभवतः साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और ये जो वो एल्पेका जो देख रहे हैं, ये भी साउथ अमेरिका में ही शायद पाया जाता है। तो ये सब के बाल बड़े बड़े होते हैं, तो इनसे ऊन निकाल कर रेसे, मतलब इनसे रेसे निकालकर ऊन बनाए जाते हैं। और ये जो मोथ होता है, हम आपको बता चुके हैं कि ये फतिंगे जो होते हैं, जो ककून से निकलते हैं, उन्हें ही मोथ कहते हैं। तो इनसे तो ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या ऊन के रेशे प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो हमारा उत्तर होगा मोथ, जिससे रेशे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्णात्मक प्रजनन की प्रक्रिया क्या है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज प्रोसेस ऑफ, तो ये सिंपल विश। तो वर्णात्मक प्रजनन में हम लोग क्या करते हैं कि उम, ऐसे 2 प्रजातियों को मिलाते हैं जिनमें पहले से ऊन का क्वालिटी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी विशेष गुणयुक्त जनकों के चयन की प्रक्रिया है ये। मतलब जनक जो उनके पेरेंट होते हैं बच्चों के, मतलब ऐसे भेड़ के नस्लों में का संगम कराया जाता है, जिनमें से किसी एक का ऊन का गुणवत्ता बहुत अच्छा हो, अच्छे क्वालिटी के ऊन के रेशे वो देते हो। तो इसे ही सेलेक्टिव ब्रीडिंग या वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। समान प्रक्रिया जो भेड़ के बाल काटने के सेट पर होती है। तो भेड़ के बाल काटने का जो सेट होता है, जो जगह होती है, वहाँ कौन-सी प्रक्रिया समानता होती है? द जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट द शिप शीयरिंग शेड। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बाल काटने की जगह पे बाल को ही हटाया जाएगा। तो रिमूवल ऑफ फ्लीस, यानी बालों को हटाना, यानी फ्लीस जो होता है, भेड़ के जो बाल होते हैं उन्हें फ्लीस कहते हैं, या और भी जंतु जो जिनके बड़े-बड़े बाल होते हैं उसे फ्लीस कहते हैं।
तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बाल काटने के सेट पे बाल काटने का ही काम होगा। तो रिमूवल ऑफ फ्लीस ही हमारा आंसर होगा। सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, अलग-अलग टेक्सचर वाले, अलग-अलग गुणों वाले बालों को अलग करना, ये नहीं होता है। वॉशिंग ऑफ शीप फाइबर टू रिमूव ग्रीस, यानी शीप के फाइबर को, रेशों को धोना, ये भी नहीं होता है। रोलिंग ऑफ शीप फाइबर टू यार्न, शीप के रेशों से धागा बनाना, ये भी नहीं होता है। तो अब यहाँ देखिए शेयरिंग का मतलब ही होता है बाल काटना, तो जो इंग्लिश में तो जिसको नहीं पता होगा वो तो फंस जाएगा, लेकिन अगर हिंदी में प्रश्न पूछा जाए तो ये प्रश्न काफी आसान है। बाल काटने की जगह पे बाल काटना ही होता है, इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ फ्लीस, या जो काम शेयरिंग सेट पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द टर्म सेरिकल्चर इज यूज्ड फॉर, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सेरिकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी रेशम के कीड़ों का पालन। तो अगला प्रश्न है हमारा रीलिंग ऑफ सिल्क। तो रीलिंग ऑफ सिल्क को हिंदी में रेशम की रीलिंग ही कहते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदी देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होता है कि रेशम की ककून जो होते हैं उन्हीं से ये सिल्क के धागे निकाले जाते हैं, तो इसे ही रीलिंग की प्रक्रिया कही जाती है। तो हमारा उत्तर होगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम ककून, यानी जो ककून आपने देखा, ये ककून से धागे निकालने की जो प्रक्रिया है, इसे ही रीलिंग कहा जाता है। हिंदी में भी इसे रीलिंग ही कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेशम के कीट किससे बनी रेशे उत्पन्न करते हैं? तो जो सिल्कवॉर्म जो सीक्रेट करते हैं फाइबर, जो रेशेस देते हैं, जो हम आपको दिखा चुके हैं कि वो कैसे रेशे बनाते हैं, एक वीडियो में हमने आपको दिखाया। तो वो जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और वो सूखने के बाद काफ़ी मजबूत होते हैं। वो स्टील के तार से भी मजबूत होते हैं, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। और इसीलिए है कि उनके जो कपड़े बनते हैं वो भी बहुत उच्च गुणवत्ता के होते हैं, ऐसे तुरंत फट जाने वाले ऐसे कपड़े नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बढ़िएगा, हमारा स्लाइड खत्म हुआ और ये चैप्टर इस प्रकार से खत्म हुआ। तो अगले चैप्टर में हम लोग कल 10 बजे मिलेंगे। फिलहाल आप लोग को जुड़ने के लिए सभी भाषाओं में धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बहुत-बहुत